हेलो 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 दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफ़र। तो अगर आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें लगातार देख सकें। पिछली कड़ी के कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सिनेमा पर 3 किताबें लिखी हैं। पहली पंडित भरत व्यास, जो हिंदी फिल्मों के प्रख्यात गीतकार हुए हैं, उनकी एक फिल्मोग्राफी जिसका शीर्षक है तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये किताब अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, यदि आप पसंद करें तो आप इसे अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं आधा है चंद्रमा रात आधी, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, और सबसे लेजेंडरी गीत है जो हर रोज़ कहीं ना कहीं ज़रूर बजता है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। इसके अलावा दोस्तों पिक्टोरियल जर्नी ऑफ हिंदी सिनेमा 1939, जिसमें 1939 साल की तमाम रिलीज़ हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स दिए गए हैं, और दूसरी पुस्तक का नाम है पिक्टोरियल जर्नी ऑफ हिंदी सिनेमा 1940। इसमें 1940 की तमाम रिलीज़ हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स दिए गए हैं। अगर आपको पोस्टर्स पसंद हैं तो आप इन्हें भी अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। दोस्तों पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाकर भारतीय फिल्म जगत की नींव रखी, और ये दादा साहब फाल्के की कोशिशों का परिणाम था कि दूसरे फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, और इस प्रकार पहले बम्बई, फिर कलकत्ता और यहाँ तक कि मद्रास में भी फिल्म मेकिंग की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों आज की इस कड़ी में हम देखेंगे 1913 से लेकर 1919 के बीच कौन कौन सी फिल्म कंपनियां आई और उस दौर का साइलेंट एरा कैसा था। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर, जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफ़र। उन्नीस 1911 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, जो ईस्टर के मौके पर दोबारा रिलीज हुई थी। इससे उन्हें भारत के पौराणिक विषयों पर फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली, लेकिन फिल्म बनाने से पहले वो इस माध्यम को ठीक से समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इधर उधर से कुछ पैसा जुटाया, यहाँ तक कि अपनी बीमा पॉलिसी भी गिरवी रखी, जो उनके पास पैसा जुटाने का आखिरी साधन थी। और फिर 1 फरवरी 1912 को वे लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में वे बाइस्कोप सिने वीकली के संपादक मिस्टर कैबॉन से मिले। कैबॉन ने उनके प्रयासों से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश फिल्मों के पायोनियर प्रोड्यूसर सेसिल हेपवर्थ के पास भेज दिया। हेपवर्थ ने फाल्के को स्टूडियो में काम करने के ढंग और फिल्म मेकिंग के तौर तरीकों से परिचित कराया। कैबॉन ने फाल्के को एक बढ़िया विलियमसन कैमरा, प्रोसेसिंग मशीन और रॉ मटेरियल वगैरह दिलवाने में उनकी मदद की। अप्रैल में भारत लौटने पर फाल्के ने सबसे पहले ग्रोथ ऑफ अ प्लांट नामक एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसे देखकर उनके फाइनेंसर उनकी फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। तो अब जरूरत थी फिल्म के लिए महिला कलाकारों की, लेकिन इस काम के लिए तो तवायफों तक ने इनकार कर दिया, और आखिरकार थक कर फाल्के को सालुंके नाम के एक वेटर को महारानी तारामती के रोल के लिए चुनना पड़ा। बंबई के दादर में एक काम चलाऊ स्टूडियो में सेट लगाकर और कुछ आउटडोर शूटिंग करके उन्होंने अपने बैनर फाल्के एंड कंपनी के अंतर्गत इस फिल्म का निर्माण किया। ये 3 रील की फिल्म थी जो लगभग 3000 फुट लंबी थी। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से उत्साहित होकर फाल्के अपना स्टूडियो बंबई से नासिक ले गए और उन्होंने अपने बैनर का नाम बदलकर हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी कर दिया। 1913 में ही उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर रिलीज की, लेकिन इस बार उन्हें महिला कलाकार के रूप में 2 महिलाएं मिल गई थी। ये थी दुर्गाबाई और कमलाबाई, जो माँ बेटी थी, और इसके साथ ही उन्हें भारत की पहली महिला कलाकार होने का गौरव भी हासिल हुआ। तो 1915 तक दादा साहब फाल्के बिना किसी कंपटीटर के लगातार फिल्में बनाते रहे। साल 1915 में मद्रास के आर नटराज मुदलियार ने अपने बैनर इंडियन फिल्म कंपनी के अंतर्गत फिल्म गोपाल कृष्ण बनाकर साउथ इंडिया की ओर से फिल्म मेकिंग में अपना कदम बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ उस कंपनी ने, जिसकी फिल्म सावित्री 1912 में तकनीकी कारणों से रिलीज नहीं हो सकी थी, पाटनकर यूनियन बैनर के अंतर्गत मर्डर ऑफ नारायण राव पेशवा फिल्म का निर्माण किया। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर पाटनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी कर दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे एस.एन. पाटनकर और कैमरामैन थे ए.पी. कारंदीकर, वही ए.पी. कारंदीकर जिनका जिक्र हम पिछले कड़ी में कर चुके हैं। दूसरी तरफ 1917 में कलकत्ता की एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तैयार की, जिसका निर्देशन किया था रुस्तम जी दोतीवाला ने।
रुस्तम जी धोतीवाला JF मादन के दामाद थे और साथ ही उनकी थिएटर कंपनी के मैनेजर भी थे। इसके अलावा 1918 में पाटनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी ने राम वनवास नामक 20 रील की फिल्म बनाई, जिसे 4 भागों में दिखाया जाता था। इसे उस दौर का पहला भारतीय सीरियल भी कहा जा सकता है। क्योंकि विदेशी फिल्मों के सीरियल्स पहले से ही आ रहे थे, इसलिए इसे मौलिक विचार तो नहीं कहा जा सकता और भारत में फिल्मों के सीरियल्स 1930 के दशक के मध्य तक बनते रहे। हालांकि उनकी तादाद बहुत कम थी और लगता है कि उन्हें खास सफलता नहीं मिली होगी, इसीलिए वे बनने बंद हो गए। तो इस तरह से 1913 से 1919 तक दादा साहब की हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, पाटनकर की पाटनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी, साउथ इंडिया की इंडियन फिल्म कंपनी और कलकत्ता की एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी, यानी कुल 4 कंपनियां फिल्म बना रही थी। वैसे इसके अलावा 1919 में बंबई में एक नई कंपनी इंडियन फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने विश्वामित्र मेनका नामक एक फिल्म बनाई। इसके बाद 1920 में इस कंपनी का नाम पड़ा कोहिनूर फिल्म कंपनी और ये साइलेंट एरा की एक लेजेंडरी कंपनी साबित हुई। भारतीय फिल्मों के अलावा विदेशी फिल्में भी अक्सर भारतीय टाइटलों के साथ निकलती रहती थी, लेकिन एक विदेशी फिल्म जिसका नाम था फेथ ऑफ अ चाइल्ड एक ऐसी साइलेंट फिल्म थी जिसे एक भारतीय लेखक निरंजन पाल ने लिखा था। निरंजन पाल ने आगे चलकर भारतीय सिनेमा और स्टेज में बहुत योगदान दिया। तो अब 1920 के बाद से भारतीय सिनेमा में बहुत कुछ बदलने वाला था। तो आपने देखा कि 1913 से लेकर 1919 तक भारत में किस तरह फिल्म निर्माण की शुरुआत हुई। भारत में दादा साहब फाल्के का वही स्थान है जो अमेरिकन सिनेमा में D.W. ग्रिफिथ का है। इन दोनों को फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और D.W. ग्रिफिथ को फादर ऑफ अमेरिकन सिनेमा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने पूरी दुनिया को या अपने अपने देश को ये सिखाया कि फिल्म निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फिल्म मेकर्स के योगदान को कम करके आंका जाना चाहिए। भारत में दूसरे फिल्म मेकर्स भी उसी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे। तो आज के सफ़र में इतना ही दोस्तों। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि 1920 से लेकर 1930 के बीच का भारतीय साइलेंट एरा कैसा था। तो दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स हमें बताएं। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।